एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जो आपके सबसे करीब है। हो सकता है आपका कलीग जो हर मीटिंग में आपके आइडिया को औसम बोलता है। हो सकता है वह दोस्त जो हर संडे आपकी फैमिली के साथ लंच करता है, या शायद वो पार्टनर जिसके पास आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड तक है। अब ये इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर जिस पल आप उन पर पूरा भरोसा कर रहे हैं वही इंसान उसी वक्त आपको गिराने का प्लान बना रहा हो। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, मैं उन्हें जानता हूँ, हम सालों से साथ हैं। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। ये वीडियो आपको पैरानॉइड बनाने के लिए नहीं है, ये वीडियो पैटर्न्स को पहचानने के लिए है। आपके सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा आपके सबसे करीब होते हैं। क्यों? तीन सिंपल रीजन है। पहला, एक्सेस। उन्हें आपके शेड्यूल पता है, आपके सीक्रेट, आपके डर, आपकी हर कमजोरी। दूसरा, ट्रस्ट। आपका ब्रेन उन्हें सेफ मान चुका है। आपका जो नेचुरल थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है वो उनके लिए बंद हो चुका है। और थर्ड है लेवरेज। उन्हें बिल्कुल ऐसी जगह मारना आता है जहां आपको सबसे ज्यादा चोट लगेगी। चलिए 1 लाख साल पीछे चलते हैं। अफ्रीकन सवाना। अपने पूर्वजों को इमेजिन करो। लंबी घास में कुछ आवाज होती है, फौरन उनका अमिगडाला, जो कि ब्रेन का थ्रेट डिटेक्टर है, चिल्लाता है। शेर हो सकता है। हार्ट रेट 180 पहुंच जाती है। एड्रेनलिन सीक्रेट होता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और वो बच जाते हैं। एक और सिनारियो लेते हैं। उनके ट्राइब में एक जाना पहचाना आदमी उनकी तरफ आ रहा है। 10 साल से उसे जानते हैं। इस बार अमिगडाला कहता है, दोस्त है, सेफ है, रिलैक्स। हार्ट रेट नॉर्मल रहती है, कोई थ्रेट रिस्पॉन्स नहीं। 99 केसेस में ये सिस्टम परफेक्टली काम करता है। लेकिन क्या हो अगर वही ट्राइब्समैन उन्हें उनके रिसोर्सेज के लिए मारना चाहता हो? उनका ब्रेन इसे डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि फेमिलियरिटी का मतलब ही ऑटोमेटिकली सेफ्टी बन चुकी है। मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है? वही ब्रेन जो विजुअल, फिजिकल और इमीडिएट खतरों के लिए डिजाइन हुआ था, वो आज नेविगेट कर रहा है। कॉर्पोरेट साबोटाज, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, साइकोलॉजिकल वारफेयर एंड स्ट्रेटेजिक बिट्रेयल। और ये ब्रेन कैटास्ट्रोफिकली फेल हो रहा है। इसके पीछे साइंस है। उपसाला यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ओमर और मिनिका ने 1993 में एक रिसर्च की। उन्होंने पाया कि अमिगडाला रिपीटेड एक्सपोजर से हैबिचुअल हो जाता है। जब चिल्ड्रंस को एक सांप की इमेज और एक अजनबी का चेहरा दिखाया गया तो अमिगडाला में स्ट्रॉन्ग फियर रिस्पॉन्स था। लेकिन जब वही सांप की इमेज एक फेमिलियर चेहरे जैसे कि उनकी माँ के चेहरे के साथ दिखाई गई तो फेयर रिस्पॉन्स 60% तक कम हो गया। और जब असल खतरा किसी फेमिलियर इंसान से आए तो ब्रेन को उसे रजिस्टर करने में 3 गुना ज़्यादा टाइम लगा। ऐसा क्यों? इसे कहते हैं न्यूरल एफिशिएंसी। बेसिकली आपका ब्रेन कहता है, मैं इस इंसान को 1000 बार देख चुका हूँ, कभी खतरा नहीं था, प्रोसेसिंग पावर बचाओ, इसको सेफ मार्क करो। बिल्कुल इसी वजह से शकुनी ने दुर्योधन को सालों तक मैनिपुलेट किया और दुर्योधन को कभी शक नहीं हुआ। मीर जफर ने नवाबों को डेकेड तक सर्व किया, उन्हें कंप्लीट ट्रस्ट था। बर्नी बड़ाफ ने अपने दोस्तों और फैमिली से $65 बिलियन तक चुराए और सब कहते रहे वो हमारा दोस्त था। डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम वापस चले जाते हैं क्यों? वो कहते हैं, लेकिन मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है। और बड़ी बड़ी कंपनी में सीएफओ फ्रॉड करते हैं और लोग कहते रहते हैं, अरे इसने तो हमारे साथ ये कंपनी बनाई थी। पैटर्न साफ है। प्रॉक्सिमिटी प्लस टाइम मींस थ्रेट ब्लाइंडनेस। अब आते हैं इसके सबसे पेनफुल एस्पेक्ट पे, इसे कहते हैं बिट्रायल ट्रॉमा। डॉक्टर जेनिफर फ्राइड ने 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन में इस पर रिसर्च की। देखो, जब कोई अजनबी आपको नुकसान पहुंचाता है तो आपका ब्रेन नॉर्मल रिएक्ट करता है। अमिगडाला फायर होता है, डर एक्टिवेट होता है और आप उस खतरे से दूर हो जाते हैं। सिस्टम डिजाइन के मुताबिक काम करता है। शायद 6 7 8 महीने बाद आप रिकवर हो जाते हो। लेकिन जब कोई करीबी धोखा देता है तो ब्रेन में सिस्टम एरर हो जाता है। एमिगडाला कंफ्यूजन में फायर होता है। डेंजर सेफ्टी जोन से हिप्पोकैम्पस जो मेमोरीज स्टोर करता है वो इस मेमोरीज को ओवर कंसोलिडेट कर देता है। मतलब आपको यह धोखा अपनी शादी, अपनी ग्रेजुएशन से भी ज्यादा साफ साफ विविडली याद रहेगा। ये आपके न्यूरल पाथवे में हमेशा के लिए जल जाता है। और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो बॉन्डिंग, ट्रस्ट और सोशल कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लिटरली क्रैश हो जाता है। ब्रेन स्कैन में उसकी एक्टिविटी कम दिखती है। डॉक्टर फ्राइड की डिस्कवरी ये थी, धोखे की सेवेरिटी
रिलेशनशिप की क्लोजनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक अजनबी का धोखा मॉडरेट स्ट्रेस देता है, जिससे फुल रिकवरी पॉसिबल है। एक अक्वाइंटेंस का धोखा एंजाइटी बढ़ाता है, जिसमें 12 से 18 महीने लग सकते हैं। लेकिन एक इंटीमेट बिट्रेयल पीटीएसडी लेवल के सिम्टम देता है और आपकी ट्रस्ट करने की कैपेसिटी को परमानेंटली बदल देता है। तो ये इतना गंभीर क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन क्लोज रिलेशनशिप्स को रियलिटी समझने का एंकर बनाता है। इसको समझना, आप उस इंसान पर भरोसा नहीं करते, आप अपने परसेप्शन पर भरोसा करते हो। जब वह धोखा देते हैं तो आप सिर्फ इंसान को नहीं खोते, आप दुनिया को समझने का अपना फ्रेमवर्क खो देते हो। आपका ब्रेन आपसे पूछता है, अगर मैं उसके बारे में इतना गलत था तो मैं किस किस चीज के बारे में और गलत हो सकता हूँ। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट करता है। चलिए एक रियल केस स्टडी देखते हैं। नारायण राव पासवा की हत्या। टाइम है 30 अगस्त 1773। जगह है पुणे, सानिवार वाड़ा पैलेस। पहला कैरेक्टर है नारायण राव भट्ट। 18 साल के हैं, अभी अभी मराठा एम्पायर के पेशवा बने हैं। आइडियलिस्टिक हैं, पढ़े लिखे हैं और रिफॉर्म लाना चाहते हैं। सेकंड कैरेक्टर है रघुनाथ राव। उनके चाचा 53 साल के, एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल रह चुके हैं, लेकिन उन्हें 3 बार पेशवा पोजीशन के लिए पास ओवर किया गया है। उनके अंदर एक गहरा गुस्सा है। अब इनका रिलेशनशिप समझो। नारायण राव बचपन से रघुनाथ राव को काका कहते हैं। उन्हीं से वॉरफेयर स्ट्रेटेजी सीखी, बचपन में उन्हीं के साथ चेस खेला, उन पर पूरा भरोसा करते हैं। 18 साल की फेमिलियरिटी है, लेकिन रघुनाथ राव के अंदर साइकोलॉजिकल कुछ और ही चल रहा है। हर रिजेक्शन के साथ उनका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है। पहली बार उनका भाई पेशवा बना, उन्होंने सोचा क्या मैं काबिल नहीं। दूसरी बार उनका भतीजा पेशवा बना और तीसरी बार भतीजे का छोटा भाई नारायण राव पेशवा बन गया। अब ये एक पर्सनल ह्यूमिलिएशन थी, लेकिन बाहर से वो परफेक्ट चाचा बने रहे, सपोर्टिव, रिस्पेक्टफुल। वार्निंग साइन आने लगे थे। नारायण राव के एडवाइजर ने नोटिस किया रघुनाथ राव ने नारायण राव से डायरेक्ट आई कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। वो पैलेस के गार्ड से अकेले में मिलने लगे। वो पैलेस की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में जानना चाहते थे। उनकी पत्नी नारायण राव के आसपास नर्वस रहने लगी। एडवाइजर ने नारायण राव को एडवाइस की, काका अजीब बिहेव कर रहे हैं, सावधान रहो। लेकिन नारायण राव का रिस्पॉन्स क्या था? 18 साल का रिलेशनशिप है, उन्होंने बचपन में मुझे संभाला है, मैं ऐसे छोटे मोटे शक पर उन पर डाउट नहीं कर सकता। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनी। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी ऑफ ट्रस्ट। उनका लॉजिक था, अगर मैं 18 साल बाद आज उन पर शक करता हूँ तो इसका मतलब मैंने 18 साल बर्बाद कर दिए। मैं ये नहीं मान सकता। फिर आता है 30 अगस्त 1773। नारायण राव को शोर सुनाई दिया, गार्ड्स भाग रहे थे। उन्हें रियलाइज हुआ वो उनके लिए आ रहे हैं। वो अपने ही महल में, जहां वो पैदा हुए थे, अपनी जान बचाने के लिए दौड़े। वो अपने चाचा के दरवाजे पर पहुंचे और उसे पीटते हुए चिल्लाए, काका माला बचावा, चाचा मुझे बचाओ। लेकिन रघुनाथ राव का दरवाजा बंद ही रहा। उस दिन के बाद मराठा अंपायर उस इंटरनल फ्रैक्चर से कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया। तो फिर क्वेश्चन आता है, ये दुश्मन आते कहाँ से? कार्ल यूंग ने कहा, ये दुश्मन हमारे अंदर ही होते हैं। यूंग ने शैडो का कॉन्सेप्ट दिया। हर इंसान की एक शैडो यानी परछाई होती है। ये वो हिस्सा है जिसमें हम अपनी सारी ट्रेड छुपा देते हैं, जो हम खुद में एक्सेप्ट नहीं करते। वो जलन जिसे हम डिनाई करते हैं, वो एम्बिशन जिसे हम दबा देते हैं, वो क्रूरटी जिसे हम रैशनलाइज कर देते हैं, और वो सेल्फिशनेस जिसे हम छुपाते हैं, और वो गुस्सा जिसे हम अंदर ही दफन कर देते हैं। मैकेनिज्म सिंपल है। आपका कॉन्शियस माइंड कहता है, मैं एक अच्छा इंसान, मैं जेलस नहीं हूं, मैं लॉयल हूं, मैं दूसरों के नुकसान पर आगे नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन आपका अनकॉन्शियस शैडो कहता है, लेकिन मुझे वो चाहिए जो उसके पास है। मैं जेलस हूँ, मैं इंफीरियर फील करता हूँ, मैं मौका मिलने पर धोखा दे सकता हूँ। प्रॉब्लम तब होती है जब शैडो को इंटीग्रेट नहीं किया जाता, यानी एक्नॉलेज करके मैनेज नहीं किया जाता। तब ये शैडो साइडवेज लीक होती है, अक्सर बिट्रेल के रूप में। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है महाभारत से। कर्ण। सरफेस स्टोरी क्या है? एक लॉयल दोस्त, दुर्योधन के प्रति समर्पित और ऑनर के साथ मरता है। लेकिन चलो थोड़ा डीपर चलते हैं। कर्ण का घाव क्या था? उनका जन्म कुंती और सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन कुंती ने सोशल स्टिग्मा के डर से उन्हें जन्म के बाद नदी में बहा दिया।
उन्हें अदितराव और राधा ने पाला, जो एक साथी परिवार था। यहाँ से कर्ण का आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हुआ। स्किल से वो अर्जुन के बराबर के क्षत्रिय योद्धा थे, जन्म से वो रॉयल ब्लड थे, लेकिन सोसाइटी के लिए वो सूत पुत्र थे, जिसे रिस्पेक्ट डिनाई कर दी गई। एक घटना ने उन्हें डिफाइन कर दिया। जब रॉयल टूर्नामेंट में कर्ण ने अर्जुन के बराबर की स्किल दिखाई, तो कृपाचार्य ने पूछा, तुम्हारा वंश क्या है? मैं सारथी अधिरथा का पुत्र हूं। पूरी भीड़ उन पे हंसी। भीम ने उनका मजाक उड़ाया। उसी पल दुर्योधन आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर जाति ही इशू है तो मैं इसे अंग प्रदेश का राजा बनाता हूं। अब ये तुम सबके बराबर है। अब आते हैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे। जुंग के हिसाब से कर्ण के शैडो में था, पहला रिप्रेस्ड सेम, अपनी लो बर्थ को लेकर। दूसरा रिप्रेस्ड रेज, उस सिस्टम के खिलाफ जिसने उसे ह्यूमिलेट किया। और तीसरा रिप्रेस्ड हंगर, उस वैलिडेशन के लिए जो उसे कभी नहीं मिली। दुर्योधन ने उसे सिर्फ एक राज्य नहीं दिया, उसने कर्ण की आइडेंटिटी को वैलिडेशन दिया। और उस एक चीज के लिए कर्ण ने खुद को पूरी तरह दुर्योधन से बांध लिया। इसी में उनकी ट्रेजेडी है। सालों बाद जब श्री कृष्ण ने सच बताया, तुम कुंती के पहले पुत्र हो, तुम सबसे बड़े पांडव हो, हमारी तरफ आ जाओ, तुम राजा बनोगे, तो कर्ण ने कहा नहीं। उन्होंने मना क्यों किया? इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। पहला, नोबल लॉयल्टी, मैं दुर्योधन को वचन दे रहा हूं, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। लेकिन दूसरा है शैडो साइकोलॉजी का इंटरप्रिटेशन। अगर मैं ये एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे मानना पड़ेगा कि मेरी पूरी आइडेंटिटी एक झूठ पट्टी की थी। मुझे मानना पड़ेगा कि दुर्योधन ने मुझे यूज किया। मुझे मानना पड़ेगा कि मेरी लॉयल्टी मेरे दोस्त के लिए नहीं, मेरे घाव के लिए है। कृष्ण के ऑफर को एक्सेप्ट करने का मतलब था शैडो को इंटीग्रेट करना। ये मानना कि वो दुर्योधन के साथ लॉयल्टी से नहीं, बल्कि अपनी साइकोलॉजिकल जरूरत के लिए थे। उनकी पूरी लाइफ एक घाव पर बनी थी, इसलिए उन्होंने इंटीग्रेशन के ऊपर मौत को चुना। तो लेसन क्या है? कर्ण बुरे नहीं थे, वो एक अच्छे आदमी थे जो अपने अनइंटीग्रेटेड शैडो की वजह से बर्बाद हो गए। और दुर्योधन ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस शैडो को परफेक्टली एक्सप्लॉइट किया। यूं कहते हैं, जब तक आप अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाते, तो वो तब तक आपकी लाइफ को डिक्टेट करेगा। कर्ण ने उसे लॉयल्टी कहा, जबकि वो शैडो ड्रिवन कंपनसेशन था। अब जरा अपनी लाइफ के लोगों के बारे में सोचो। वो कलीग जो बहुत हेल्पफुल है, उसका शैडो क्या है? वो दोस्त जो हमेशा एग्री करता है, वो क्या दबा रहा है? वो पार्टनर जिसे कभी गुस्सा नहीं आता, वो गुस्सा कहाँ जा रहा है? क्योंकि अनएक्सप्रेस्ड शैडो गायब नहीं होते, वो बिट्रेयल बन के लीक होते हैं। चलिए अब कॉग्निटिव बायसेस को देखते हैं। आपके दिमाग में कुछ ऐसे बिल्ट इन फ्लॉज हैं जिनका आपके दुश्मन फायदा उठाते हैं। पहला बायस है कंफर्मेशन बायस, यानी हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और याद रखते हैं जो हमारे पहले से बने हुए बिलीव्स को कंफर्म करती है। एक एग्जांपल लेते हैं, नेविल चैम्बरलेन और हिटलर का। 30 सितंबर 1938, लंदन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर म्यूनिच से लौटते हुए वो एक पेपर हिलाते हैं और भीड़ से कहते हैं, मैं जर्मनी से हमारे समय के लिए शांति लाया हूं। उन्होंने अभी अभी मुनीच एग्रीमेंट साइन किया था। जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया मिल गया और यूरोप को शांति। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जिन्हें चैम्बरलेन इग्नोर कर रहे थे, वो ये कह रही थी, MI16 कह रही थी, जर्मनी अपना मिलिट्री प्रोडक्शन 300% बढ़ा रहा है। डिप्लोमेटिक केवल में था, हिटलर प्राइवेट में इस ट्रीटी को गार्बेज कर रहा है। मिलिट्री अटैच रिपोर्ट कह रही थी, जर्मन जनरल्स ब्रिटिशर पे खुलकर हंस रहे हैं। चैम्बरलेन को ये सब मिला, तो उन्होंने इसे इग्नोर क्यों किया? साइकोलॉजी समझो। चैम्बरलेन को शांति चाहिए थी। उनकी जनरेशन ने वर्ल्ड वार देखी हुई थी। 1 करोड़ लोग मरे थे, जवानों की पूरी जनरेशन खत्म हो गई थी। उनका ब्रेन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि हमें ये सब फिर से करना पड़ेगा। तो कंफर्मेशन बायस ने किक इन किया। हिटलर के अच्छे शब्दों को उन्होंने कहा, देखो वो भी शांति चाहता है। और हिटलर के अग्रेसिव एक्शन को, ये तो बस डिप्लोमेटिक ऑडियंस के लिए है। ठीक 1 साल बाद 1 सितंबर 1939, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई। फाइनल डेथ टोल 8.5 करोड़ लोग।
सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी का ब्रेन रियलिटी एक्सेप्ट करने की बजाय अपनी उम्मीद को बचा रहा था। चलिए सेकंड बायस देखते हैं। इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। इसका मतलब एक पॉजिटिव ट्रेड दूसरे पॉजिटिव ट्रेड का अजम्पशन बना देती है। अगर कोई अट्रैक्टिव है तो ऑनेस्ट भी होगा, सक्सेसफुल है तो मॉरल भी होगा, इंटेलिजेंट है तो ट्रस्ट वर्थी भी होगा, चार्मिंग है तो लॉयल भी होगा। ये सारे झूठे को रिलेशन है। चलिए एक केस स्टडी लेते हैं। सत्यम स्कैंडल 2009। मिलिए रामलिंगा राजू से। सत्यम कंप्यूटर सर्विस के फाउंडर और चेयरमैन, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक, 53,000 एम्प्लॉयज के साथ, NYSE पे लिस्टेड। उनकी पब्लिक इमेज, एक फिलेंथ्रोपिस्ट जिसने स्कूल और हॉस्पिटल बनाए, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड, देवोस जैसे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में स्पीकर, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल और रिलीजियस। उनके बारे में हेलो ये था कि वो इतने सक्सेसफुल हैं, फ्रॉडलेंट नहीं हो सकते, वो इतने चैरिटेबल हैं, क्रिमिनल नहीं हो सकते, वो इतने रिस्पेक्टेड हैं, डेंजरस नहीं हो सकते। और रियलिटी 7 जनवरी 2009 को सामने आई। पिछले 7 सालों से राजू कंपनी का कैश बैलेंस 7,136 करोड़ रुपए से बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे। 6,000 फर्जी एम्प्लॉय बनाकर उनकी सैलरी निकाल रहे थे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर रहे थे। 7,000 असली एम्प्लॉयज ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इन्वेस्टर्स ने बिलियन खोए। किसी को शक क्यों नहीं हुआ? द हेलो इफेक्ट। उनके चैरिटी वर्क ने ऑनेस्टी का अजम्पशन बनाया। उनके सॉफ्ट स्पोकन नेचर ने ट्रांसपेरेंसी का अजम्पशन बनाया। इस हेलो ने सबको अंधा कर दिया था। चलिए तीसरा बायस देखते हैं, संक कॉस्ट फैलेसी। यानी किसी चीज को सिर्फ इसलिए कंटिन्यू करना क्योंकि आप उसमें पहले ही बहुत इन्वेस्ट कर चुके हो, भले ही वो अब आपको नुकसान दे रही है। सॉफ्ट बैंक ने वी वर्क में $10.65 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। सीईओ एडम न्यूमैन कैरिज्मेटिक थे, विजनरी थे, लेकिन वो प्रॉपर्टीज खरीदकर अपनी ही कंपनी को लीज पे दे रहे थे। कंपनी के पैसे प्राइवेट जेट पर उड़ा रहे थे, बोर्ड मीटिंग में टकीला पी रहे थे। ये रेड फ्लैग 2015 से ही दिख रहे थे। बोर्ड मेंबर को प्रॉब्लम पता थी, लेकिन वो सोच रहे थे हमने $10 बिलियन लगा दिए, हम ये नहीं मान सकते कि ये गलती थी, उसी ने ये कंपनी बनाई है, हमें उसकी ज़रूरत है, अब कोर्स बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगस्त 2019 में वीवर्क ने आईपीओ लॉन्च किया। वैल्यूएशन 47 बिलियन से गिर के सिर्फ कुछ हफ्तों में 8 बिलियन रह गई। क्यों? क्योंकि सैन कॉस्ट फैलेसी ये थी। सॉफ्ट बैंक इन्वेस्ट करता था क्योंकि वो पहले ही बहुत इन्वेस्ट कर चुके थे। अगर वो $1 बिलियन पे ही अपना लॉसेस कट कर देते तो वो $9 मिलियन बचा देते। इसका रिलेशनशिप पहला समझो। मैं उसके साथ 10 सालों से हूँ, मैं अब उसको नहीं छोड़ सकता या सकती, भले ही वो चीट कर रहा हो, अब्यूजिव हो या आपकी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो रही हो। ब्रेन कहता है लेकिन वो 10 साल बर्बाद हो जाएंगे। सच्चाई ये है 10 साल बर्बाद ऑलरेडी हो चुके हैं और रुके रहने से और ज्यादा साल बर्बाद होंगे। चलिए फोर्थ बायस देखते हैं। ये है ट्राइवर्स सेल्फ डिसेप्शन। रॉबर्ट ट्राइवर्स ने कहा, हम खुद को धोखा देते हैं ताकि हम दूसरों को ज्यादा इफेक्टिवली धोखा दे सकें। ऐसा क्यों? जब आप कॉन्शियसली झूठ बोलते हो तो आपके चेहरे पर डिसेप्शन के माइक्रो एक्सप्रेशन आ जाते हैं, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, आवाज का पिच बदलता है, स्ट्रेस मार्कर्स दिखते हैं। लेकिन जब आप अपने ही झूठ पर विश्वास कर लेते हो तो डिसेप्शन के सारे मार्कर्स गायब हो जाते हैं। आप पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर जाते हो, आप ऑथेंटिक लगने बैठ जाते हो और लोग आप पर भरोसा कर लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, औरंगजेब। कॉन्टेक्स्ट ये है कि औरंगजेब ने एक ब्रूटल सक्सेशन वॉर लड़ी, अपने पिता शाहजहां को कैद किया, अपने भाई दारा सिंह को मरवा दिया और अपने भाइयों सूजा और मोरत को हराया और जबरदस्ती तख्त हासिल किया। लेकिन की यह है, औरंगजेब ने यह नहीं सोचा कि मैं पावर के लिए खून कर रहा हूं। उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि मैं इस्लाम को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। दारा की पॉलिसी से इस्लाम करप्ट हो जाएगा। मेरे पिता अब इनकम्पिटेंट हो चुके हैं। एज अ मुस्लिम रूलर ये मेरा फर्ज है कि मैं इस्लाम को बचाऊं। वो बाकी मुगल बादशाहों की तरह लग्जरी में नहीं रहता था,
उसने खुद इस्लामिक लॉ इन्फोर्स किया। उसने अपने आखिरी साल कुरान की कॉपिंग करते हुए निकाले। उसका अनकॉन्शियस जानता था ये फ्रैक्टिसाइड है, भाई की हत्या, ये बिट्रायल है, ये पावर क्रैब है, लेकिन उसके कॉन्शियस माइंड ने इसे रिफ्रेम कर दिया। ये ड्यूटी है, ये राइचियसनेस है, ये डिवाइन मिशन है। इस इंटरनल अलाइनमेंट ने उसे ऑथेंटिक, कन्विंसिंग और प्रिंसिपल दिखाया, क्योंकि वो दूसरों को टेस्ट करने से पहले अपना इंटरनल टेस्ट पास कर चुका था। चलिए अब हम चाणक्य की एनिमी कैटेगरीज पे बात करते हैं। आमतौर पर लोग दुनिया को सिर्फ दो हिस्सों में देखते हैं, दोस्त या दुश्मन, लॉयर या ट्रेटर, हमारे साथ या हमारे खिलाफ। लेकिन चाणक्य के लिए ये बहुत सिंपलिस्टिक थी। अर्थशास्त्र में उन्होंने 5 अलग अलग एनिमी कैटेगरीज बताई है और हर कैटेगरी को हैंडल करने की स्ट्रेटजी जो कि बिल्कुल अलग अलग है। कैटेगरी फर्स्ट, नेचुरल एनिमी, माने सहजा शत्रु, जब स्ट्रक्चर ही प्रॉब्लम है। एक नेचुरल एनिमी आपसे पर्सनली नफरत नहीं करता, यहाँ स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है। एक ही सिंहासन पर दो लोग नहीं बैठ सकते, एक ही मार्केट को दो कंपनीज डोमिनेट नहीं कर सकती, एक ही टेरिटरी को दो जानवर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मैथमेटिक्स है, मैलिस नहीं। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, अशोक का। मौर्यन सम्राट बिंदुसार की 263 बीसवी में मृत्यु हो जाती है। उनके कई बेटे थे, लेकिन सिंहासन सिर्फ एक तरफ थे अशोक, जो कि ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर थे, उनके पास मेरिट था, और दूसरे तरफ थे सुसीमा, सबसे बड़े बेटे, उनके पास जन्म से हक था, प्लस कई और भाई जिनके अपने अपने क्लेम थे। यहाँ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। चलिए हम समझते हैं। अगर सबसे बड़ा बेटा सुसीमा राजा बनता तो अशोक की काबिलियत तो वेस्ट हो जाती। अगर बेस्ट रूलर अशोक राजा बनता तो सुसीमा और बाकी भाई कभी एक्सेप्ट नहीं करते। सिविल वार पक्का था। अगर साम्राज्य को बांट दिया जाता तो मौर्य यूनिटी खत्म हो जाती। तो क्या हुआ? हिस्टोरिकल अकाउंट अलग अलग, लेकिन एक बात तय है, बिंदुसार की मौत के 4 साल बाद तक अशोक का राजतिलक नहीं हुआ था। बाय द टाइम अशोका बिकम द किंग, उनके ज्यादातर भाई की मौत हो चुकी थी इन 4 साल के फेस में। इसे अशोक का हेल पीरियड भी कहा जाता है। ये साइकोपैथी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल नेसेसिटी है। जब दो लोग एक ही पोजीशन के लिए compete करते हैं जो शेयर नहीं हो सकती, तो एक की जीत दूसरे की हार बन जाती है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। अशोक के पास 2 ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था सिविल वार होने देते, जिसमें साम्राज्य टूट जाता और हजारों लोग मर जाते, और ऑप्शन 2, कंपटीशन को डिसाइसिवली खत्म कर लो ताकि साम्राज्य यूनिफाइड रहे। उन्होंने ऑप्शन 2 चुना। इसके सालों बाद 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ। अशोक ने कलिंग को जीत लिया, लाखों लोग मारे गए, और इस बार अशोक अंदर से टूट गए। अगर आप इसे गौर से देखें तो यहाँ अशोक अपनी शैडो से इंटीग्रेट होते हैं। उनकी शैडो, जिसमें करुणा, कंपैशन और लव जैसी चीजें हैं, वो इंटीग्रेट होती है अशोका द वॉरियर से। उन्होंने हिंसा का असली रूप देख लिया था और उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। लेकिन इस बात को समझो, वो सिर्फ हिंसा को रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, वो उस पूरे सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे थे जिसने उन्हें हिंसा करने पर मजबूर किया। वो सिस्टम जो नेचुरल एनिमीज पैदा करता है। नेचुरल एनिमीज बुरे नहीं होते, वो इन्वेटेबल होते हैं। उन्हें मॉरलाइज मत करो, उनसे नफरत मत करो, सिर्फ इंसेंटिव स्ट्रक्चर को मैनेज करो। चलिए कुछ मॉडर्न एग्जांपल्स देखिए। कॉर्पोरेट में 2 एम्प्लॉयज एक वीपी पोजीशन चाहते हैं, या तो रोल स्प्लिट करो, या स्ट्रक्चर को चेंज करो, या कोई एक्सेप्ट करो कि एक को जाना पड़ेगा। फैमिली बिजनेस में 3 भाई बहन हैं, एक सीईओ की पोजीशन, या तो एक प्रॉपर बोर्ड स्ट्रक्चर बनाओ या फैमिली वॉर तय है। चाणक्य की स्ट्रेटजी है नेचुरल एनिमीज के लिए। ये देखिए, एक्नॉलेज करो कि स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, अगर पॉसिबल हो तो स्ट्रक्चर को बदल दो, अगर स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते तो कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइसिवली और जल्दी रिजॉल्व करो। नेचुरल एनिमिटी को कभी पलने मत दो, ये वक्त के साथ और डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। इसमें कैटेगरी सेकंड है एक्वायर्ड एनिमी, माने क्रेता शत्रु,
ये दुश्मन पैदाइशी दुश्मन नहीं थे, वो न्यूट्रल थे, शायद दोस्त भी। फिर कुछ हुआ, एक इंसल्ट, एक धोखा, एक ह्यूमिलेशन, एक टूटा हुआ वादा, और एक दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसका अल्टीमेट एग्जाम्पल है चाणक्य रिवेंज। पाटलिपुत्र, नंद साम्राज्य का दरबार। सम्राट धनानंद, जिसके पास उस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी आर्मी थी, 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 2,000 हाथी, अपने करप्ट मंत्रियों के साथ घिरा हुआ था। चाणक्य थे, जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक ब्राह्मण स्कॉलर थे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के एक्सपर्ट थे, लेकिन दिखने में सिंपल साफ सुथरे कपड़े नहीं थे, बिखरे हुए बाल थे। वो पाटलिपुत्र आए थे अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज के साथ, टैक्स रिफॉर्म, गवर्नेंस एंड वॉर स्ट्रेटजी। जैसे ही चाणक्य ने बोलना शुरू किया, दरबार में बैठे मंत्री हंसने लगे। उन्होंने चाणक्य के आइडियाज को बिल्कुल नहीं देखा, उन्हें अनडिग्निफाइड अपीयरेंस के लिए और उनके डार्क स्किन का मजाक उड़ाने लगे, उनकी ब्राह्मण स्टेटस पर सवाल उठाए और उन्हें दरबार से धक्के मार के निकाल दिए। उस वक्त वो चाणक्य के लिए पब्लिक ह्यूमिलेशन का पल था। उसी पल चाणक्य एक स्कॉलर से स्ट्रेटेजिक एनिमी बन गए। महल के बाहर खड़े होकर चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली, मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर देता। ये इतना पावरफुल क्यों है? जब एक इंसान को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता है तो उसका ईगो डीपली हर्ट होता है। एक एवरेज इंसान गुस्से में रिएक्ट करता है और फेल हो जाता है। एक ब्रिलियंट इंसान उस किस्से को ओल्ड स्ट्रेटेजी में चैनलाइज करता है। चलिए देखते हैं चाणक्य ने इसे कैसे किया। ज्यादातर लोग सोचते हैं बदला इमीडिएट होता है, लेकिन चाणक्य समझते थे असली बदला स्ट्रेटेजिक होता है। उन्होंने 19 साल तक तैयारी की। उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में ट्रेवल किया और चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा, एक ऐसा युवक जिसमें पोटेंशियल था, गुस्सा था और जिसे मोल्ड किया जा सकता था। चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए और उसे ट्रेन किया। मिलिट्री ट्रेनिंग, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पिनाज। जब चंद्रगुप्त ट्रेन हो रहे थे, चाणक्य ने एक इनविजिबल नेटवर्क बनाया। उन्होंने नंद के हर करप्ट ऑफिशियल की लिस्ट बनाई, उनके पैलेस में अपने स्पाइस प्लांट किए, नौकर, गार्ड, छोटे मंत्री। उन्होंने नंद की मिलिट्री की कमजोरियां मैप की। 332 बीसवी में जब अलेक्जेंडर की मौत के बाद नॉर्थ वेस्ट में पावर वैक्यूम था, चाणक्य ने रीजनल पावर और छोटे राज्यों से अलायंस बनाया जिन्हें नंद का टैक्स सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। चाणक्य ने ट्रेडिशनल हमला नहीं किया, उन्होंने एक सिस्टम कोलैप्स ऑर्केस्ट्रेट किया। उनके स्पाइस ने नंद के खजाने के बारे में अफवाहें फैलाई, मर्चेंट ने ट्रेड स्लो कर दिया। नंद के की ऑफिसर जो चाणक्य के लिए काम कर रहे थे गलतियां करने लगे, मिलिट्री सरप्राइज खो गई, इंटेलिजेंस रिपोर्ट अनरिलायबल हो गई। चंद्रगुप्त की सेना ने बॉर्डर पर प्रेशर बनाया सिर्फ पैरानोया क्रिएट करने के लिए। जब चंद्रगुप्त की सेना पाटलिपुत्र पहुंची तो उन्हें दरवाजे तोड़ने नहीं पड़े, दरवाजे अंदर से खुल गए। पैलेस के गार्ड और की मिनिस्टर पहले ही साइड बदल चुके थे। धनानंद को जब रियलाइज हुआ कि ये एक्सटर्नल इन्वेजन नहीं है, ये इंटरनल कोलैप्स है, तो तब तक गेम ओवर हो चुका था। इसलिए एक्वायर्ड एनिमी सबसे डेंजरस होते, क्योंकि वो पैदाइशी दुश्मन नहीं थे, आपने उन्हें खुद बनाया। उनके पास लेजिटिमेट ग्रीवेंस है, आपने उनके साथ गलत किया था। वो एम्बिशन से नहीं, अपने घाव से मोटिवेटेड है, इसलिए ज्यादा परसिस्टेंट है। वो सिर्फ आपको स्टडी करते हैं, उनका टारगेट क्लियर है, वो पेशेंट हैं, वो सही मौके के लिए सालों इंतजार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नंद इसे कैसे रोक सकता था। पहला ऑप्शन, चाणक्य के आइडियाज को रिस्पेक्टफुली सुनते, भले ही उन्हें बाद में रिजेक्ट कर देते। ऑप्शन सेकंड, उन्हें इग्नोर ही कर देते, जो कि न्यूट्रल होता। और जो थर्ड ऑप्शन है वो बेस्ट है, उन्हें रिक्रूट कर लेते, पोटेंशियली दुश्मन को एलाई बना लेते। लेकिन उन्होंने चुना ह्यूमिलेशन, और इसकी कीमत उन्हें अपने पूरे साम्राज्य से चुकानी पड़ी। चलिए अब थर्ड एनिमी को देखते हैं, जो कि है आइडियोलॉजिकल एनिमी, जो कि है धर्म शत्रु। एक आइडियोलॉजिकल एनिमी सिर्फ आपके एक्शन से डिसएग्री नहीं करता, आपका एग्जिस्टेंस,
उनके वर्ल्ड व्यू, उनकी आइडेंटिटी, उनके रियलिटी के सेंस को थ्रेटन करता है। आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए आपका सर्वाइवल ही उनकी साइकोलॉजिकल डेथ है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं औरंगजेब और दारा सिकोह। ये सिर्फ गद्दी की लड़ाई नहीं थी, ये इंडिया के फ्यूचर के लिए दो इनकम्पेटिबल विजन की लड़ाई थी। दो भाई, दो बिल्कुल अलग सोच। दारा सिकोह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, जो कि सूफी फिलोसफी और संस्कृत टेक्स्ट के स्कॉलर थे। उन्होंने उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। उन्होंने मजमा उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम और हिंदुइज्म एक ही सच तक पहुंचाते हैं। उनका विजन एक प्लूरलिस्टिक एम्पायर जहां हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, और दूसरी तरफ औरंगजेब, ये तीसरे बेटे थे। ये ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। इनका विजन था एक प्योर इस्लामिक स्टेट जहां सीरिया सुप्रीम हो। उनके लिए दारा का विजन इस्लाम को करप्ट कर रहा था और साम्राज्य को कमजोर। दोनों भाई सच में मानते थे कि उनका रास्ता इंडिया को बचाएगा। दारा मानते थे यूनिटी थ्रू सिंथेसिस और औरंगजेब मानते थे स्ट्रेंथ थ्रू प्योरिटी। 1657 में शाहजहां बीमार पड़े और सक्सेशन की लड़ाई शुरू हो गई। औरंगजेब की स्ट्रेटजी अलग थी। वो सिर्फ दारा को हराना नहीं चाहते थे, वो दारा के विजन को हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे। औरंगजेब ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। फेज 1, फ्रेमिंग। औरंगजेब ने दारा पर पॉलिटिकली नहीं, रिलीजियसली अटैक किया। उसने इस्लामिक स्कॉलर को कहा, दारा एक काफिर है, वो इस्लाम को हिंदू फिलॉसफी से मिला रहा है। उसने खुद को डिफेंडर ऑफ फेथ की तरह फ्रेम किया। फेज 2, मिलिट्री एलिमिनेशन। 1658 में बैटल ऑफ समूघर में दारा हार गए। फेज 3, द पब्लिक ह्यूमिलेशन। जून 1659 में दारा को पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने दारा को जंजीरों में बांधा, एक बीमार हाथी पर लटकाया, दिल्ली की सड़कों पर घुमाया, ताकि लोग सिर्फ दारा को नहीं, दारा के आइडिया को हारते हुए देखें। और फेज 4, द ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन। फिर एक रिलीजियस ट्रायल हुआ, जिसमें दारा को एपोस्टेसी यानी धर्म त्याग का दोषी पाया गया। 30 अगस्त 1659 में दारा को एग्जीक्यूट कर दिया गया और उनका कटा हुआ सर उनके पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में भेजा गया, जहां वो कैद थे। फेज 5, आइडियोलॉजिकल इरेजर। औरंगजेब ने दारा की सारी किताबों को बैन कर दिया और उनके विजन को हेरेसी घोषित कर दी। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई सो ब्रूटल? क्योंकि जब दो मोरल मैट्रिक्स टकराते हैं तो रैशनल थॉट बंद हो जाते हैं। औरंगजेब के ब्रेन में दारा एक भाई नहीं था, दारा एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। और अगर हम औरंगजेब की आगे की जिंदगी भी देखें तो औरंगजेब ने 39 साल राज किया। उसने जिजिया टैक्स वापस लगाए, मंदिर तोड़वाए, लेकिन वो खुद एकदम सिंपल लाइफ जीता था। जमीन पर सोना, हाथ से कुरान कॉपी करना, क्योंकि आइडियोलॉजिकल वॉरियर करप्ट नहीं होते। वो सच में मानते हैं कि वो राइचियस है। आइडियोलॉजिकल एनिमीज से नेगोशिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए कॉम्प्रोमाइज का मतलब है आइडियोलॉजिकल डेथ। अगर दारा पार्शली सही था तो औरंगजेब पार्शली गलत था, और ये उनकी पूरी आइडेंटिटी को कोलैप्स कर देता। चाणक्य स्ट्रेटेजी फॉर आइडियोलॉजिकल एनिमीज, वो 3 ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट है कंटेनमेंट, उनका इन्फ्लुएंस लिमिट करो, उन्हें फैलने से रोको। सेकंड है आइडियोलॉजिकल रिफ्रेमिंग, पूरा फ्रेमवर्क ही बदल दो, जैसे अशोक ने कलिंग के बाद बुद्धिज्म को अपना कर किया। और तीसरा है डिस्टेंस, सिस्टम से पूरी तरह निकल जाओ, जैसे 1947 पार्टीशन। कॉम्प्रोमाइज यहाँ काम नहीं करता। चलिए फोर्थ कैटेगरी देखते हैं, हिडन एनिमी, गुप्त शत्रु। एक हिडन एनिमी आपसे स्ट्रेटेजिकली क्लोज रहता है, वो लॉयल, फ्रेंडली, हेल्पफुल दिखता है, वो चुपचाप काम करता है और तब स्ट्राइक करता है जब आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो। वो सबसे डेडली कैटेगरी है, क्योंकि आप उन्हें आते हुए नहीं देख सकते। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। 1857 का विरोध। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक फॉर्मिडेबल लीडर है। जून 1858, ग्वालियर का किला, यह उनका आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उन्होंने अपने जनरल पर पूरा भरोसा किया, लेकिन उनके सबसे ट्रस्टेड जनरल में से एक,
जिसे उन्होंने सालों तक भरोसा किया, ऐन मौके पर ब्रिटिश से जा मिला। जब ब्रिटिश फौज ने हमला किया, इस जनरल ने अपने ट्रूप्स को स्ट्रैटेजिक विड्रॉल कर ऑर्डर दिया, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक नहीं था, ये बिट्रेयल था। इसने रानी का फ्लैंक एक्सपोज कर दिया। उनकी सेना हार गई और कुछ ही दिनों में रानी वीर गति को प्राप्त हुई। रानी ने कभी नहीं सोचा था कि धोखा अंदर से आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चंडेला डायनेस्टी, राजा विद्याधर चंडेला एक पावरफुल रूलर थे। उनका एक सबसे विश्वासपात्र मंत्री था। इस मंत्री ने सालों तक धीरे धीरे पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। की पोजीशन पर अपने आदमी बैठा दिए, राजा की मिलिट्री को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया, और ये सब पूरी तरह लॉयल दिखते हुए किया। जब राजा की शक्ति कम हुई और बाहर से हमला बढ़ने लगा, तो इस मंत्री ने अंदर से कूप कर दिया। राजा को पता ही नहीं चला कि असली हमला बाहर से नहीं, अंदर से हुआ था। चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं, हिडन एनिमी कैसे काम करते हैं। स्टेप फर्स्ट, एक्सेस, वो आपके करीब आते हैं। स्टेप 2, इंटेलिजेंस, वो आपकी कमजोरियां, आपके पैटर्न्स, आपके डर सब स्टडी करते हैं। स्टेप 3, इनफिल्ट्रेशन, वो अपने लोगों को आपके आसपास की पोजीशन पर प्लांट करते हैं। स्टेप 4, स्लो डिग्रेडेशन, वो आपके सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर करते हैं, इतना धीरे कि आप नोटिस न कर पाओ। स्टेप 5, द स्ट्राइक, जब आप वल्नरेबल हो तब वो हमला करते हैं। आपका ब्रेन उन्हें पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि वो दोस्त की तरह दिखते हैं। तो हम इन्हें कैसे पकड़ें? पहला रेड फ्लैग, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन फ्लो, उन्हें वो बातें पता चलती है जो प्राइवेट होती है। सेकंड रेड फ्लैग, इनकंसिस्टेंट लॉयल्टी, आपको प्राइवेट में सपोर्ट करते हैं लेकिन पब्लिक में नहीं। थर्ड रेड फ्लैग, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, आपके की फंक्शन में उनके लोग आ रहे हैं। फोर्थ रेड फ्लैग, लिंग्विस्टिक पैटर्न, वो प्राइवेट में अलग, पब्लिक में अलग बात करते हैं। चाणक्य ने इससे बचने के लिए अर्थशास्त्र में 3 नेटवर्क सिस्टम रिकमेंड किए। पहला है ओपन नेटवर्क, आपके नॉर्मल एडवाइजर जिन्हें सब जानते हैं। सेकंड होते हैं हिडन नेटवर्क, जासूस जो दुश्मन या न्यूट्रल बनकर रहते हैं ताकि वो लॉयल्टी टेस्ट कर सके। और थर्ड होते हैं काउंटर नेटवर्क, ये लोग हिडन नेटवर्क पर नजर रखते हैं ताकि वो डबल क्रॉस ना करे। तो बेसिकली हर कोई किसी पर नजर रख रहा है, इससे इनकंसिस्टेंसी पकड़ी जाती है। चलिए फोर्थ कैटेगरी देखते हैं, द पोटेंशियल एनिमी, अनुप्रेक्षा शत्रु, ये वो इंसान है जो अभी तो फ्रेंडली है, लेकिन अगर परिस्थिति बदलती है तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। ये इफ का मामला नहीं है, ये वैन का मामला होता है। पोटेंशियल एनिमीज के 3 साइन होते हैं। मिसअलाइंड इंसेंटिव, आपकी सक्सेस उनके लिए नुकसानदायक होती है। सेकंड है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, आप कभी एक टीम में हैं लेकिन अल्टीमेटली एक ही पोजीशन के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। थर्ड है अनरिजॉल्व टेंशन, पास्ट का कोई छोटा सा इंसिडेंट जिसे आप भूल गए हैं पर वो नहीं भूले। चलिए एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देते हैं, गोर्बाचेव वर्सेस बोरिस। सोवियत यूनियन ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा था। मिखाइल गोर्बाचोव, मॉडर्न शार्प रिफॉर्मर, ये पावर में आते हैं और वो एक नए राइजिंग स्टार को नोटिस करते हैं, बोरिस येल्त्सिन, स्ट्रेट टॉकिंग, बोल्ड और पॉपुलर। दोनों एक टीम, मेंटर और प्रोटेजी की तरह काम करते हैं। उनका मिशन सेम था, यूएसएसआर को मॉडर्न बनाना, लेकिन यहीं से ये एक दूसरे के पोटेंशियल एनिमी बन रहे थे क्योंकि इनके इंसेंटिव अलग अलग थे। टाइम के साथ रिफॉर्म आगे बढ़े और साथ ही दोनों की इंसेंटिव अपोजिट हो गए। गोर्बाचेव स्लो कंट्रोल रिफॉर्म चाहते थे, लेकिन बोरिस फास्ट एक्सप्लोसिव चेंज चाहते थे। गोर्बाचेव के रिफॉर्म सक्सेसफुल होते तो बोरिस इरेलेवेंट हो जाते, और बोरिस पॉपुलर होते तो गोर्बाचेव वीक लगते। एक का ऊपर जाना मतलब दूसरे का नीचे गिरना। गेम शुरू हो गया था। 1987 में पार्टी मीटिंग में गोर्बाचोव ने बोरिस को सबके सामने पॉलिटिकली स्लैप किया। हार्श क्रिटिसिज्म, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, गोर्बाचोव वो बात भूल गए, लेकिन बोरिस नहीं बोला। पोटेंशियल एनिमी वो बन चुके थे। 1990 तक पिक्चर क्लियर हो गई। गोर्बाचोव का गोल था
यूएसएसआर को बचाना, और बोरिस का गोल था रशिया अलग होगा और मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। सेम प्लेटफॉर्म, सेम सिस्टम, पर एक ही कुर्सी। अब दोस्ती सिर्फ फोटो तक थी। 1990 में कम्युनिस्ट हार्डलाइनर ने गोर्बाचोव के खिलाफ कूप कर दिया। गोर्बाचोव पावरलेस हो गए। बोरिस एक टैंक के ऊपर चढ़कर क्राउड को लीड किए। उनकी इमेज हीरो की बन गई और पावर शिफ्ट हो गई। दिसंबर 1991 में बोरिस ने सीक्रेटली यूक्रेन और बेलारूस के लीडर के साथ यूएसएसआर को डिसॉल्व करने का प्रस्ताव साइन किया। जिस देश को बचाने की जिम्मेदारी गोर्बाचोव पर थी, उन्हीं के प्रोटेजी ने उस देश को डिसमेंटल कर दिया। गोर्बाचोव ने रिजाइन किया। बोरिस रशिया के नए प्रेसिडेंट बने। यहाँ हम देख सकते हैं वो दोस्त से राइवल और राइवल से डिस्ट्रॉयर कैसे बने। अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एनिमीज। अपने आप से 3 सवाल पूछे। अगर हालात बिगड़े तो क्या उन्हें मेरे गिरने से फायदा होगा? अगर यस, तो वो आपके पोटेंशियल एनिमी बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या हम किसी ऐसी चीज के लिए compete कर रहे हैं जो सिर्फ एक को ही मिल सकती है? और अगर आंसर यस है, देन पोटेंशियल एनिमी। क्या हमारे बीच कोई अनरिजॉल्व्ड रिजेंटमेंट या टेंशन है? और अगर इसका भी आंसर यस है, देन देयर आर हाई चांसेस कि ये भी पोटेंशियल एनिमी में कन्वर्ट हो जाए। चलिए चाणक्य की स्ट्रेटेजी देखते हैं पोटेंशियल एनिमी के लिए। पहला ऑप्शन है डिफेंड देम। उनकी नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी को कम कर दो। उनके रिसोर्सेज का एक्सेस कम कर दो, लेकिन धीरे से, ताकि उन्हें पता न चले। सेकंड ऑप्शन है अलाइन देयर इंटरेस्ट। ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि आपकी सक्सेस उनकी सक्सेस बन जाए। जैसे उन्हें कंपनी में इक्विटी दे दो, अब आपका गिरना उनका गिरना है। ऑप्शन थर्ड है एक्सीलरेट द ट्रांजिशन। अगर पता है वो दुश्मन बनेगा ही, तो उन्हें स्ट्रेटेजिकली एक अच्छा रिस्पेक्टफुल एग्जिट दो। एक पोटेंशियल एनिमी को एक डिस्टेंट एलाई बनाओ। चलिए हमने 5 एनिमी की कैटेगरी को देख लिया। अब इसको आप अपनी लाइफ में कैसे लगाएं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैप योर इकोसिस्टम। आप लिस्ट बनाइए इमीडिएट सर्कल में कौन कौन है, जैसे फैमिली, बिजनेस पार्टनर। फिर है एक्सटेंडेड सर्कल, जैसे फ्रेंड्स और कलीग्स। और फिर है आउटर सर्कल, कॉम्पिटिटर्स एंड वेंडर्स। स्टेप 2 है कैटेगराइज ईच पर्सन। हर इंसान के आगे लिखो नेचुरल, एक्वायर्ड, आइडियोलॉजिकल, हिडन या पोटेंशियल एनिमी, या फिर एक एलाई या न्यूट्रल। अब स्टेप थर्ड है थ्रेट लेवल असेसमेंट। हर एनिमी को 1 से 10 तक रेट कीजिए। लाइक एक्सेस कितना है उनके पास, वो आपके कितने क्लोज हैं, कैपेबिलिटी कितनी है, वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, मोटिवेशन कितना है, वो कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए एक एक्स है जिनके पास एक्सेस है 10, कैपेबिलिटी है 5 और मोटिवेशन है 5। तो आप अपना थ्रेट स्कोर निकाल सकते हैं। थ्रेट स्कोर का सिंपल फॉर्मूला है थ्रेट स्कोर इक्वल टू एक्सेस इंटू कैपेबिलिटी इंटू मोटिवेशन। और अगर ये स्कोर 500 से ज़्यादा आता है तो आपके लिए इमीडिएट स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। लाइक एक्स के लिए ये आंसर है 250। चलिए फोर्थ स्टेप देखते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। हर हाई थ्रेट एनिमी के लिए अपनी स्ट्रेटेजी चुनो, जो हमने पहले ही डिस्कस कर दी है। स्टेप 5 है डिफेंस आर्किटेक्चर। 3 सिस्टम इंप्लीमेंट करो। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, किसे क्या पता होना चाहिए। पर्सनल रिडंडेंसी, कोई भी इंसान इरिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए। थर्ड है लॉयल्टी टेस्टिंग। छोटे छोटे लो स्टेक सिनेरियोस क्रिएट करो जहां असलियत सामने आ जाती है। स्टेप 6 है ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। वीकली और मंथली अपने इकोसिस्टम को रीएवैल्यूएट करो। और स्टेप 7 है डॉक्यूमेंटेशन। लिख कर रखो। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी फॉल्टी है। आपके इमोशन आपके एनालिसिस को ओवरराइट करने की कोशिश करेंगे। लिखे हुए रिकॉर्ड्स आपको ऑनेस्ट रखेंगे। फाइनल प्रिंसिपल है प्रिसीजन ओवर पैरानोया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पैरानोया नहीं है। पैरानोया होता है सब मुझे मारना चाहते हैं, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। यह है प्रिसीजन,
मैं बिट्रेयल की साइकोलॉजी समझता हूँ। मैं उन स्ट्रक्चर को पहचानता हूँ जो दुश्मन पैदा करते हैं। मैं हर कैटेगरी को पहचानता हूँ। मैं हर कैटेगरी को अलग तरीके से अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये स्ट्रेटेजिक है। पैरानोया रिश्ते तोड़ते हैं, प्रिसीजन उन्हें बचाते हैं।